हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर स्टडी हब। पायोनियर स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हम मैथ से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना सिखाएंगे, जिसमें प्रश्न एनटीपीसी से संबंधित होगा। सबसे पहले हम उसके एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम जान लेते हैं कि कितने प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। तो जानिए, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है और प्रश्न का को यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे और टाइम 90 मिनट का होगा। अब जानिए कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आता है। तो मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके का प्रश्न रहेगा 40, वो 40 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगा 100 और मार्क्स भी रहेगा 100। तो हम आज इस वीडियो में मैथ से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा। आइए हम पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितने साइकिल बिक्री की गई है। तो हम समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में साइकिल की बिक्री के बारे में है। तो इस प्रश्न में साइकिल की बिक्री को एक ग्राफ के माध्यम से दिया गया है। तो हमें सबसे पहले ग्राफ को देखने आना चाहिए। तो ग्राफ को हम कैसे देखें ये समझिए। इधर जो हॉरिजेंटल यानी कि वर्टिकल लाइन है, इसमें बिक्री दिया गया है और नीचे हॉरिजेंटल लाइन में दिन दिया गया है, यानी कि कौन से दिन में कितने साइकिल का बिक्री हुआ है। तो मंडे को साइकिल बिक्री हुआ है 8 और ट्यूसडे को साइकिल बिक्री हुआ है 6 और वेडनेसडे को 10। और यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, तो हम क्या समझेंगे। तो यहाँ पे यानी कि सैटरडे को दिया गया है कि 8 और 6 के बीच में है। तो 8 और 6 के बीच में जो वैल्यू होगा, नॉमिरिकल वैल्यू, यानी कि 8 और 6 के बीच का वैल्यू है 7। तो यहाँ सैटरडे का साइकिल का बिक्री हुआ है 7। उसी प्रकार से संडे को यहाँ दिया है 12 और 10 के बीच में। तो 12 और 10 के बीच का न्यूमेरिकल का वैल्यू होता है 11। तो संडे को साइकिल का बिक्री हुआ है 11। तो अब हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि गुरुवार से रविवार के बीच कितने साइकिल की बिक्री हुई है। तो हम आइए ग्राफ से समझते हैं। गुरुवार को साइकिल की बिक्री हुई है 12। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12 और फ्राइडे को साइकिल की बिक्री हुई है 10। तो हम इसमें 10 को ऐड करेंगे और आगे सैटरडे को साइकिल की बिक्री हुई है 8 और 6 के बीच में है, तो हम इसे 7 समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और आगे संडे को 12 और 10 के बीच का वैल्यू होगा, यानी कि 11 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 और सभी को ऐड करते हैं तो आता है 40। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आइए हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है, चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न में लिखा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग, 4 का हम करेंगे स्क्वायर और पूछ रहा है इन दोनों का गुणनफल। तो हम इन दोनों को गुना करेंगे। तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 16 गुना 4 बराबर होगा 64। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 64। आइए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है। ये भी प्रश्न ज़्यादा तो हार्ड नहीं है, आसान ही है। चलिए समझते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ पे रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो
रूट के अंदर है, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा और भागा का सिंबल है, उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा भागा साइन स्क्वायर थीटा, हम इसे ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर थीटा भागा साइन स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिखेंगे कॉस बटे साइन, यानी कि होगा कॉट, और है फॉर्मेट स्क्वायर वाला तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से, रेट जो है हमारा 8% के दर से है, निवेश किए गए 37,500 रुपया, यानी कि हम निवेश कर रहे हैं, हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है 37,500 और समय दे रखा है 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित हो, और टाइम है 1.5 वर्ष। आपको पता होगा जब प्रश्न में कहे अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक के मतलब होता है कि 1 वर्ष में 2 बार ब्याज का वसूली, तो 2 बार ब्याज का वसूली होगा, जिसके वजह से दर जो होगा वो आधा हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा, और समय 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 1.5 है, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 वर्ष। अब हमें निकालना है CI। CI निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसे 37,500 जो हमारे पास मूलधन है उसकी तुलना हम मूलधन से करते हैं। हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारे पास है 100 रुपया, तो हम 37,500 को तुलना किए 100 से, और जो निकालना है उसे हम गुना करेंगे। निकालना है CI, तो CI क्या होगा उसे हम यहाँ गुना करते हैं। तो हमें सबसे पहले 4% के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कैसे है ये जानिए आप। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट का क्यू करेंगे, तो 4 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 64। 64 का हम लिखेंगे पूरा 64, या हमेशा 2 अंक लिखते हैं यहाँ पे, और जो बच जाता है उसे हम हासिल छोड़ देते हैं। तो 4 का क्यूब किए तो 4 का क्यूब हुआ 64, हासिल कुछ नहीं रहा तो हम नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर करते हैं इसको हम 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, और फिर इसे 3 से गुना करते हैं, तो 4 चौक 16, 16 48, हासिल नहीं था तो इसे हम 48 लिखेंगे। फिर इसे हम करते हैं 4 को सीधे 3 से गुना, तो 4 को 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12। हम कैसे करते हैं आप इसे थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेट हमारे पास है R, तो सबसे पहले इसे हम Q करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर करके इसको 3 से गुना करते हैं, यानी कि स्क्वायर करके 3 से गुना करते हैं। अगला बार हम इसे सीधे 3 से गुना करते हैं, यानी कि 3R। जब भी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे तो इसी फॉर्मेट से निकाला जाता है। तो हमने यहाँ इसको तुलना किया, यानी कि 37,500 को तुलना हम 100 से किए, और चक्रवृद्धि ब्याज हम यहाँ निकाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो हमेशा 0.4 अंकों के बाद रखेंगे, यानी कि यहाँ 4 अंकों के बाद होगा 12.4864 होगा, तो हम इसे 12.4864 से गुना करेंगे। जो गुना करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसे गुना करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हुआ। अब इसको हम इससे गुना करते हैं, तो गुना करके हमें प्राप्त होगा 42,182.40। यही हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। आइए हम प्रश्न संख्या 5 की ओर समझते हैं। और प्रश्न संख्या 5 में लिखा, यदि cot A बराबर 12/5 है तो sin A प्लस cos A इंटू cos A के बराबर क्या होगा। हमें पूछा गया है sin A प्लस
कॉस ए इंटू कॉसेक ए। पहले हम इसे गुना करते हैं तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है तो गुना करेंगे, यानी कि साइन ए इंटू 1/साइन ए हो जाएगा। कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो कॉस ए इंटू 1/साइन ए हो जाएगा। ये दोनों कट गया और कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट। तो 1 प्लस और कॉट ए का वैल्यू है 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू है 12/5, तो इसे हम ऐड करेंगे तो 5 एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 12, 12 5 होगा 17, 17/5 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 17/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना मूल्य में बेचना होगा। लिखा है कि एक आदमी 25% की हानि पर मेज को 4200 रुपया में बेचता है, यानी कि 4200 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। कब? जब उसे 25% हानि होती है, यानी कि वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो वह व्यक्ति मेज को 75 रुपया में बेच रहा है, तभी तो उसे 25% की हानि हो रहा है, यानी कि 25 रुपया का हानि हो रहा है। तो इसका तुलना हम करेंगे 75 से। अब निकालना है, उसे गुना करेंगे। निकालना है कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितना में बेचना होगा। तो मेज का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो अगर 25% लाभ कमाना है तो उसे 125 में बेचना होगा, यानी कि मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य है 100 रुपया। अगर इसमें हम 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो इसे 25 रुपया अधिक, यानी कि 25% अधिक में बेचेंगे तो लाभ कमाएंगे 25% हम इसमें। तो 42 से को तुलना किए हम 75 से, और निकालना है तो गुना करेंगे 125 से, ताकि हम 25% लाभ कमा सके। तो 75 को काटेंगे 25 25 125 और 25 तिया 75 और 3 से काटेंगे इसको 14 तिया 42, यानी कि 1400, और 1400 को गुना करेंगे 5 से, 14 25 70 और 2 गो 0, यानी कि 7000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आइए हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित है। लिखा है, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्थान, एक स्थान है ए और दूसरा है बी, इन दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। आगे लिखा है, दो स्कूटर यात्री ए और बी के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यात्री यहाँ से ए इधर चल रहा है तो यात्री बी इसी के, यानी कि ए के दिशा में चल रहा है। इन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है। आगे लिखा है कि 2.5 घंटा के बाद उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। जब ए 2.5 घंटा चला और बी 2.5 घंटा चला तो इन दोनों के बीच की दूरी रह जाती है 25 किलोमीटर, यानी कि अब डिस्टेंस बच जाता है 25 किलोमीटर। तो ए और बी 2.5 घंटा में कवर किया 275 किलोमीटर, यानी कि 300 माइनस 25 275 किलोमीटर। आगे लिखा है, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि ए का चाल कुछ भी हो और बी का चाल कुछ भी हो, इन दोनों का अंतर जब भी अधिक या कम प्रश्न में लिखा रहे तो इन दोनों का अंतर होगा। हमें यह नहीं पता कि ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है, लेकिन यह पता है कि इन दोनों का अंतर 10 है, तो हम लिखते हैं कि ए माइनस बी 10 होगा। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि ए का चाल x है और बी का चाल y है। ए 2.5 घंटा चला, चाल इसके पास x है और 2.5 घंटा चला, तो चाल गुने समय करेंगे तो निकल जाएगा दूरी, यानी कि ए ने
टोटल x इंटू 2.5 और b का चाल दिया है y और समय लिया है 2.5। तो a और b मिलकर टोटल डिस्टेंस कवर किए हैं इतना, और यहाँ दिया हुआ है 275। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 2.5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा x प्लस वाई और इधर होगा 275, और यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 होगा, यहाँ से कटेगा ये 11 बार में और 10 आके यहाँ गुना होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 110। इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ हम a का चाल माने थे x और b का माने थे y, तो x माइनस वाई बराबर 10 होगा। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 110, x माइनस वाई बराबर 10। इन दोनों को घटाते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 100, तो y बराबर हो जाएगा 50। ये अगर x निकालेंगे तो यहाँ कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 10 है। यहाँ से y का मान पुट करेंगे तो x निकलेगा, x माइनस 50 बराबर 10, तो x बराबर होगा 60। तो a का चाल निकल के आया 60 और b का चाल निकल के आया 50। तो ऑप्शन नंबर ए में 50 और 60 है, तो इस प्रश्न का उत्तर 50 और 60 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 8 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा और 10% लाभ से बेच दिया। तो बताएं प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचा। तो वह आदमी 360 रुपये में 144 संतरा खरीदा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक संतरे का मूल्य कितना है, यानी कि एक संतरे को खरीदने में उस व्यक्ति ने कितना रुपया खर्च किया। तो 360 यानी कि ऊपर में रुपया रखेंगे और नीचे में वस्तु रखेंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा। तो 360 बटे 144 लिखेंगे। और कहा है आगे कि 10% लाभ से बेच दिया। तो ये जो है उस वस्तु का यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य है, और अगर हम एक वस्तु का 10% लाभ से बेचें तो हम इसे लिखेंगे उसने 10% लाभ कमाया, यानी कि 360 बटे 44 को अगर हम 110 बट्टे 100 कर दे, यानी कि 10% लाभ कमाया, यानी किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, 10% लाभ कमाए तो विक्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 110। तो हम इसे लिखें 110 बटा 100। अब जो हमारे पास है वो है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कब, जब 10% उसे लाभ हुआ तब। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य, लेकिन हमें निकालना है एक दर्जन संतरे को किस दर से बेचा है। एक दर्जन संतरे को किस दर से बेचा है। तो अगर हम नीचे में 12 रखें, 12 मतलब एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो अगर हम 12 वस्तुएं को नीचे में रखें तो जो ऊपर प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि उतना ही संतरे खरीदा जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, एक शून्य से एक शून्य, 12 से कटेगा 144 बार में, बार बार है 44 से, 12 से एक कटेगा, 12 तिया 36, 30, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एक शून्य से एक शून्य, यहाँ भी कैंसिल होगा। ऊपर में बचा 11 गुने 3 यानी कि 33 और नीचे बचा 12। 12 जो यहाँ लिखा हुआ है ये वस्तु है और ये 33 जो है उसका मूल्य है, यानी कि 12 वस्तु का मूल्य 33 रुपया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रति दर्जन संतरे का मूल्य 33 रुपया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में लिखा है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो हम सबसे पहले रेशियो लिखते हैं लंबाई ए और बी के, यानी कि लिखा है ए और बी के बारे में कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। यहाँ का लगा है बी के लंबाई में, तो हम बताते हैं हमेशा कि जिसमें का अथवा से लगा रहे उसका वैल्यू हर वाला होगा। तो का अथवा से लगा है बी की लंबाई में, तो बी की लंबाई होगा 8 और जो बचेगा वो शेष वाले के लिए होगा, यानी कि अंश का वैल्यू जो होगा वो शेष वाले के लिए होगा। तो शेष में है ए की लंबाई, तो यहाँ ए की लंबाई होगा 5। तो हम रेशियो लिख लिए ए और बी के बीच। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि ए की लंबाई से पूछ रहा है कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। बी की लंबाई से ए की लंबाई का, ए के लंबाई में का लगा हुआ है, तो ए के लंबाई को हम रखेंगे नीचे, यानी लिखेंगे उसको हर में, और बी के लंबाई को लिखेंगे अंश में। तो बी के लंबाई है 8 और ए का लंबाई है 5, तो उत्तर हुआ 8:5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10। दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। जब भी कभी प्रश्न में आपको अधिक या कम मिले, तो अधिक और कम का मतलब, जब भी प्रश्न में आपको अधिक या कम मिले तो उसका मतलब होता है उन दोनों संख्याओं का अंतर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी कहीं हमको मिले अधिक और कम, तो हम उसका मतलब समझेंगे उन दोनों संख्याओं का अंतर है। तो लिखा है दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना। हम ऐसे प्रश्नों को ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाई ऑप्शन, तो हम बाई ऑप्शन ही प्रयास करेंगे। लिखा है कि जिसमें पहले अंक का 3 गुना, तो पहले अंक हमारे पास है 5, तो 5 का करते हैं हम 3 गुना, और दूसरे अंक के 2 गुने से दूसरे अंक का 2 गुना, यानी कि 6 का 2 गुना, तो 6 गुना 2 करते हैं। तो कहता है पहले अंक और दूसरे अंक में अंतर 5 का है। तो हम देखते हैं इन दोनों के गुणनफल 5 का अंतर होता है या नहीं। तो 5 गुना 3 हुआ 15, 6 गुना 2 हुआ 12, तो इन दोनों का अंतर 5 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। लिखा है पहले अंक का 3 गुना, तो 6 गुना 3 करते हैं, दूसरे का 2 गुना, तो 7 गुना 2 करते हैं। देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना होता है। तो 6 तिया 18 हुआ और 7 दूना 14, दोनों का अंतर 4 है, यानी कि 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में पहला अंक है 7, तो 7 को 3 से गुना करते हैं, और दूसरा अंक है 8, 8 को हम करते हैं 2 से गुना। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर 5 है या नहीं। तो 7 गुना 3 हुआ 21, और 8 गुना 2 हुआ 16, तो 16 और 21 का अंतर होता है 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर।